20 फरवरी से अब तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो वन रैंक वन पेंशन 2 की जो एनोमलीज हैं उनको लगातार कवर कर रहे हो और देश के भूतपूर्व सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी आप लोग इसको इससे अवगत करा रहे हो। ये बड़ा आपका पहले तो आप सभी पत्रकार, आप खासकर एंड जो मिस्टर दिनेश गर्ग और जो दूसरी पार्टियाँ हैं सभी बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। अब जहाँ आपका सवाल आया कि कुछ भूतपूर्व सैनिक आपको धमकियाँ दे रहे हैं कि कवर ना करें, देखिए आप एक चौथा स्तंभ होते हो समाज का। अगर पत्रकार ही अब बातों को छुपाएगा और नहीं बताएगा या मतलब वो जो सच्चाई को सामने नहीं लाएगा, हालांकि हम पहले ही मैंने आपको 1-2 बार कहा था कि हम पहले ही नेशनल मीडिया से बहुत क्षुब्ध हैं जिन्होंने आज तक हमारी बातों को बहुत कम कवरेज दिया है, ना के बराबर कवरेज दिया है। आप लोग जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं और लोगों की जानकारी के लिए कर रहे हैं। अब रही बात उनकी, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिन लोगों को लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं या उनको उनकी प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं या उनको ईर्ष्या है इस जंतर मंतर के आंदोलन से, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो जब इन्हीं लोगों को कोई चंदा चोर बता देता है, कोई बता देता है कि मतलब वो अडामेंट है, उनकी भाषाएं नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो यहाँ वाले लोगों को भी क्या क्या नहीं कहते हैं। आपको पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एयर वेटरन प्रोफेसर डॉक्टर सुखबीर सिंह, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का 3 कॉलेजेस का डायरेक्टर रह चुका हूँ। तो क्या मेरी भाषा ख़राब होगी या मैं उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल करूँगा या मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या असलियत है। आधे लोग तो ये डर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो कुछ लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने अपने यूट्यूब चला रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन की यहाँ पे बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है। अरे जानकारी नहीं है तो आप भूतपूर्व सैनिक आप बता दो। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखोगे? वो तो आपको भी धमकी देंगे, वो तो इंस्टाग्राम इनको भी धमकी देंगे, वो तो मुझे भी देंगे, वो तो मुझे भी कह देंगे कि ये तो झूठा। तो उन ऐसे गद्दार भूतपूर्व सैनिकों का आप कृपया ध्यान ना दें और अपना काम, जो आपका समाज, जो आपका अधिकार, जो आपका पत्रकारिता की जो आपने शपथ लिया, आप उसको कंटिन्यू रखें। सर देखिए, हमने शपथ लिया और हम लगातार दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतर मंतर का पक्ष, हम उन लोगों का पक्ष भी है वो भी दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम आप लोगों का कुछ भी डालते हैं, उन लोगों को एक तरीके से मिर्ची लग जाती है। मिर्ची क्यों? मतलब जो भूतपूर्व सैनिक है वो आपस में भी एक दूसरे के लिए इस तरीके से क्यों है? ये भी आपने देखा है और दिखाया भी है और मैंने भी देखा है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भाई मेरा कहना तो ये है कि जो सड़क पे चलेगा एक्सीडेंट उसी का होगा, जो घर में बैठा है उसका कुछ नहीं होने वाला। अभी मान लिया यहाँ पर जो आदमी भूतपूर्व सैनिक आ रहा है तो वो तो भाई इस संस्था को, इसको चलाने के लिए उसको तो चंदा भी मिलेगा और चंदा लेगा भी और उसका इस्तेमाल भी करेगा। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि भाई उसका निष्पक्ष, उसका एक स्वतंत्र एक बॉडी बनाइए कि जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई कितना पैसा आया, क्या गया। ये मेरी इनसे भी, सबका वालों से भी गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को ये सब कहने का मौका ही क्यों दे रहे हो? आप उसको ओपन करके रखो। मैं खुद उसके पक्ष में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ। और दूसरा रही बात ये कि हर आदमी आज की तारीख में नेता बनना चाहता है, आगे मतलब कि मेरे पीछे दुनिया रहे। अरे भाई मैं लास्ट आदमी बनना चाहता हूँ अपने आप में। मैं एक, कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, ना कि मैं एक लीडर। क्योंकि कार्यकर्ता काम करता है, लीडर तो बेवकूफ़ बनाता है, वो तो सब जानते हैं। तो उन लोगों को भूख है, या तो पैसे की गई है कि उनको नहीं मिला, या उनको उच्च स्थान नहीं मिला, उनको जैसे कहते हैं कि हमारा ये फेडरेशन बना, उनको फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब वो तो फिर कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पे कृपया ध्यान ना दें। आप भी जानते हैं, नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट कहने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो क्या सर मैं मान लूँ कि ये जो यहाँ पर
तमाम तरीके के जो आरोप हैं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जब आरोप लगे फेडरेशन पर या फिर साबका सैनिक संघर्ष समिति पर कि इन लोगों ने जो है चंदे का गबन किया है, सबसे पहला व्यक्ति जो उठाने वाला था इन सभी बातों को वो मैं था। उस समय भी जो है वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन आज उन्हें एकदम से ऐसा क्या हो गया? देखो, आपकी मैं बात कहता हूँ कि मैं बताऊँ 20 तारीख से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। रोज़ तो नहीं आता, बट कोशिश करता हूँ 15 दिन 1 महीने में आने के लिए, यहाँ कुछ करने के लिए। ये मैं भी जानता हूँ, मेरे सामने भी चंदे आए हैं, इकट्ठे भी हुए हैं, और बिना कहते हैं ना आग के धुआं नहीं होता। हाँ। तो चंदा आया है, बट उसको अगर उसी टाइम वो थोड़ा ओपन कर दिया जाता तो शायद लोगों को कहने का मौका नहीं मिलता। बट उसमें समस्या ये आ रही थी कि जैसे ही फेडरेशन बना, फेडरेशन के पास अभी मुझे नहीं पता कि भाई कितना चंदा है, बट आया तो है और लाखों में है। ऐसा भी नहीं है कि 2, 4, 10, 5 हज़ार रुपये, बट खर्चे भी तो है। दूसरा, उसका प्रॉपर अभी तक शायद जैसे कई संस्थाओं ने उठाया कि उसका कोई अकाउंट नंबर नहीं है, वो किसके पास है, वो कितना है, ये तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा है। अभी जब तक फेडरेशन नहीं बनता उसका अकाउंट नहीं खुलता और उसमें पैसा आता नहीं, और जब तक वो बात पूरी, अच्छा उससे पहले जब तक अकाउंट ही नहीं है तो उसमें कहाँ डालें, या जो भी वो रखा हुआ है। तो अब उन लोगों को जो आप कह रहे हो कि वो सबसे पहले आपने ये बात उठाई, बात यही तो मीडिया है जो लोगों को चीज़ों से जागरूक करे, जो लोगों को बताए कि भाई हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत किया, ये क्वेश्चन मेरा भी रहा है, अपने ही लोगों से रहा है। और मतलब मैं अपने ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं एयर वेटरन सुखबीर सिंह, जो मैंने आपको संस्था बताई थी, हमारी एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल ऑल इंडिया बेस पर है, उनके उत्थान के लिए है। भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद के नाम से हम AEDC के हूँ, मैं उसका पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। मुझे पता है कि चंदा आता है, हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, बट उसका हम साल भर उसका ऑडिट कराते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं। और बल्कि हम लोग तो आज तक ऐसा है कि हम ही कुछ ही लोग हैं, हम अपने पारे से पैसा लगाते थे हर चीज़ में। हम तो अपना अभी तक तो यही कहे हुए हैं, हम कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं, उसमें लाखों हम भी फीस देते हैं। AEDC वाले MSP का केस सबसे पहला हमने चैलेंज किया हुआ है, हमारा केस है वो, हम पैसा देते हैं उसमें वकील को हर सिटिंग पे। अभी आप आइएगा 31 जुलाई को फिर उसकी हियरिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो चीज़ें तो देखिए, पारदर्शिता तो सिस्टम में आनी चाहिए, मैं भी इस बात के पक्षधर हूँ। बट आप कहीं दूर बैठे हुए सीधा आरोप भी लगाते रहे, वो भी गलत है। आप जाने तो सही चीज़ों को, पहचाने तो सही। मैं यहाँ रोज़ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आँख करके बंद करके बैठूँ या मुझे पता नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें हैं, आएंगी, ऐसा नहीं है। और मैंने बताया है कि जब रोड पे चलोगे तो एक्सीडेंट होगा, नहीं चलोगे तो कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इस तरीके के जो हमारे ये जो वेटरन ये ऑर्गेनाइजेशन है सबका है, इनको भी इन सब चीज़ों को सुनने का आदि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग उंगली तो उठाएंगे और आप मतलब पोजीशन में होने चाहिए जवाब देने के। ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं सर, देखिए आपने कहा कि मतलब सबसे पहले तो खैर हमने उठाया था, लेकिन उस टाइम पर वही जो लोग हैं जो अभी धमकी दे रहे हैं, हाँ, जो पहले वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, हाँ, है ना। अब जब अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 दिन से मैं लगातार जो है उन्हीं की जो कवरेज थी मैं उसे ही दिखा रहा था, जब भी उनके साथ में ठीक था। एकदम से कल एक कपिल फौजी के साथ में लाइव होता है, उस लाइव के बाद में पता नहीं रात में क्या हुआ कि सुबह एकदम से फ़ोन भर गया। तो जो मैं जानता हूँ पत्रकार से पहले एक पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, आप जानते हैं, आप हर तरह के पक्ष को जानते हैं। जब तक मैं आपकी चापलूसी और बुराई करता रहूँगा जब तक तो मैं अच्छा रहूँगा, आप मेरे लिए अच्छे रहोगे या मैं आपके लिए अच्छा रहूँगा। जहाँ मैं आपकी कमियों को निकालना शुरू करूँगा या उजागर करना शुरू करूँगा या तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करूँगा तो लोगों पे जोर पड़ता ही है।
तो आप उनकी मैं फिर एक बात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों की बातों का ध्यान ना दें। वो ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जिनको केवल अपना बेनिफिट देखना चाहिए, अपने अपने बारे में उनको सोचना है, उनको कैसे उनकी राजनीति चले या कैसे उनके घर चले या कैसे उनकी दुकान चले। चलो मैं कह सकता हूँ वो पैसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी नहीं चाहते, बट वो अध्यक्ष पद पर रह के ऊपर रह के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे मतलब सब मेरी बातें माने, मतलब वो एक चौधराहट दिखाने की बात है जो हमारे समाज में कहते हैं। वो सबको तो नहीं मिल सकती ना, वो तो एक ही आदमी को मिलेगी ना। और तो आप बनिए ना उस लायक, आप अपना लाइए ना अपने आप लायक, पहले काम करके दिखाइए ना। तो काम करोगे तो आपको लोग अपने आप चुन लेंगे। अगर आप जबरदस्ती मांगेंगे तो कोई नहीं देता। अच्छा सर, जो है 8 जुलाई को एक मीटिंग हुई दिल्ली में, दिल्ली वेटरन्स जिसकी अगुवाई कर रहा था, जहाँ पर के एक फेडरेशन बनाने की, अलग से जो फेडरेशन बनाने की बात है वो की गई, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए वहाँ वो भी सारे मैंने वार्तालाप आपके भी और दिनेश गर्ग वाले सारे सुने हैं। वो जहाँ तक उसके हिसाब से है कि भाई हम सबको मिलके चलना चाहिए। जो अगर वो इस काम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वो वहीं पर किसी ने कहा था कि अकेली आपने कहा था कि एक सीख से तो घर नहीं साफ हो सकता, वो झाड़ू बन के साफ हो सकता है। शायद आपका स्टेटमेंट था, किसका था मेरे ध्यान नहीं आ रहा, किसी एक पत्रकार का था। तो हम भी चाहते हैं कि वो जुड़े रहें, सब एक साथ मिलके काम करें और सभी अगर जुड़ के वो फेडरेशन बनाए हैं, अच्छी बात है। संख्या बल है, संख्या बल ही दिखाना सरकार के लिए हमारी जरूरत है, क्योंकि सरकार डरेगी वो हमारे वोटों से। अभी मेरे पास मैं बताता हूँ, जो हमने कंप्लेंट जो कलेक्टर को दिया था और जो इसका दिया था अपने एमपीज़ का, और जो उसका मेरे पास पर्सनली, क्योंकि मेरे उसमें सब जगह मेरे फ़ोन नंबर होते थे, मेरे पास आया हुआ है। वो 17 पॉइंट के हमारे जवाब आए हुए हैं। मैं उसको अभी तक आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, बट वहाँ से पीएमओ ऑफिस से उनके जवाब आए हुए हैं। अब जवाब तो वो अपनी तरफ से देंगे, बट हम संतुष्ट हैं कि नहीं है वो तो हमारे ऊपर है ना। अब हमें तो उसमें कोई संतुष्टि लगी नहीं। इक्वल एमएसपी का जैसे उन्होंने दे दिया, हमें तो उनके हिसाब से सही नहीं है। उनके वो तो कहते हैं कि भाई ये तो रैंक वाइज होता है, ये होता है वो होता है, जो भी वो लिख देना चाह रहे हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो हम तो अपनी मांगे रखेंगे फिर भी। तो उन लोगों को अगर वो फेडरेशन बना रहे हैं, पॉइंट्स मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आपको भी, आप भी शेयर कर देते हैं मेरी कंप्लेंट के ऊपर। आप वो खुराद में खोल के देख ले और उस पर काम करें। अब जैसे कि किसी में उसी पार्टी से उसी ग्रुप में से एक आदमी बार बार ये कहता है कि जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको तो ये पता नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन की एक एनोमलीज मुझे बता दें। अरे ये कोई अगर आपको है तो भाई आप भूतपूर्व सैनिक आप बता दीजिए ना। हमें तो सबको परेशानी है ना, जो अगर एनोमलीज है ना, ये तो मान रहे हो आप। तो एनोमलीज है तो आप बता दीजिए भाई, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा गुणवान हैं, आप ज़्यादा मतलब आपने दुनिया देखी है, तो बता दीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बुरा तो सबका हो रहा है ना, उसको उसकी अच्छाई के लिए तो हम काम कर रहे हैं, तो वो कर दो। तो आप फेडरेशन बनाइए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप जो भी करना है करिए। अगर भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे तो अर्जुन सिंह राठौर जो अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने भी कहा कि अगर अच्छी बात है आप कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इसमें क्या, मिल के चलने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। पर्सनली अगर मुझे अकेले को बुलाएंगे तो मैं तो अकेले भी चाह सकता हूँ, क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिकों के। अभी मैं आपसे अलग से बात करूँगा, मैं अगर मान लिया 5 लाख रुपए महीने तक की सैलरी उठाऊँ तो मेरे 5,000 से कुछ होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बट लड़ किसके लिए रहे हैं हम? केवल अपने मान सम्मान अधिकार। और उसमें क्या है, हमारा 2 ही अभी मांग चल रही है कि भाई एक तो हमारा भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर चीज़ में। हम लोगों की जो भी लेके सिपाही से और ऑनरी कैप्टन तक है, उनका प्रतिनिधित्व इंडिविजुअल होना चाहिए सब चीज़ों में, सब पॉलिसीज़ में। दूसरा, हम लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं सर्विस में आने के बाद भी, वो ख़त्म होने चाहिए। हम सर्विस के अंदर की बात नहीं कहते, अफसर वहाँ रेस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा ड्यूटी है, वो क्या कर रहा है, बट बाहर आने के बाद में एवरीबडी इज़ बेटर। इवन ये तो हमारे इसमें डिवीज़न है, ये जो आप यहाँ कहते हैं, यहाँ भी लोग पहले कहते हैं मैं सूबेदार मेजर सो एंड सो। अरे आप बाहर आने के बाद में वेटरन कहिए ना, मैं वेटरन हूँ, भूतपूर्व हूँ, खत्म। आप यहाँ भी अपना रैंक झाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये सिपाही है, ये हवलदार है, मैं करता हूँ, मगर ये मुझे भी गलत लगता है। तो अफसर क्यों नहीं बताने करेगा?
मैं सूबेदार मेजर क्यों कहते हो आप लोग? मैं वेटरन हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ जी, आपकी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये भी गलत है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, उसके लिए आपने दो चीज़ बोली कि आपको अपनी फेडरेशन बनानी है, आप बनाइए, लेकिन वहीं पर आपने दूसरी बात की। दूसरी बात ये कि सभी को एकजुट होकर चलना चाहिए। देखिए, वो लोग फेडरेशन बना रहे हैं, यहाँ पर एक फेडरेशन बनाई हुई है, तमाम जो संगठन जैसे यूनाइटेड फ्रंट हो गया, वो एक तरीके से तमाम जो संगठन है उनका भी हम उसे एक फेडरेशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो तमाम ग्रुप हैं अलग अलग बन जाएंगे तो फिर एकजुटता कैसे आएगी? देखिए, भगवान को पूजा करने के मतलब सबके तरीके अलग अलग हैं। जैन अपनी जैनिज्म की तरफ से करते हैं, हिंदू अपना राम कृष्ण की तरफ से करते हैं, बौद्ध अलग से करते हैं, बट सबका अल्टीमेट गोल है भगवान के पास अपने को समर्पित करना। तो हमारा ध्येय केवल होना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाला। वो तो साथ तो हो ही जाने हैं, आज नहीं गलत, क्योंकि डिमांड सबकी सेम ही है। क्या उनकी कोई अलग डिमांड दिखाई है आपने? नहीं होगी। ये थोड़ा बहुत तो होता है इधर की उधर कह दोगे, नहीं तो मेन मुद्दे तो सबके वही है। तो उसमें उनको फेडरेशन बना है। देखिए, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खुड़कते भी हैं, बट उनको अच्छी गृहिणी जो है वो उनको संभाल के अपना एक तरफ ऊपर नीचे लगा के तय में लगा के रख देती है जिससे आवाज़ कम हो। वो तो अब आगे इन लोग जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो सीनियर अपने आप को स्वयंभू माने हुए हैं, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो इसमें से सार को गाही रहे थोता दही उड़ाए। तो वो कैसे इसको लेते हैं, वो कैसे करते हैं, और उत्थान की बात होनी चाहिए। और मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। और लोग वो हालांकि ऐसा नहीं कहता कि उनकी मांगे नहीं है, उनकी भी यही मांगे हैं, उनकी भी यही चीज़ है, बट उनके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मुखिया क्यों नहीं, बस ये प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक और बात जो है मैंने सुनी, वो ये थी कि अगर हमें राजनीतिक तरीके से जाना पड़े तो उससे भी जाना पड़े, उसे आप कैसे बोलेंगे? ये जितने भी ग्रुप आज आपकी बात कर रहे हो ना, हाँ, ये सब जब डिफेंस में रहे थे तब ये लोग सब त्रस्त थे अफसरों से। फिर इन्होंने अपने बाहर आके जितने भी चलाने चाहे अपने, फिर उन्होंने राजनीतिक अपना पद लेने के लिए या अपने आप को राजनीति में लाने के लिए वो राजनेताओं का सहारा ले रहे हैं। राजनेता किसी का अच्छा नहीं होता। जनरल वीके सिंह वोटों के टाइम पे मेरे खुद के पर्सनली घर में आके गए हैं 2 बार, दोनों इलेक्शन में, बट आज वो क्या मेरे को काम आ रहे हैं? मुझे ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि आप बैठ जाइए। जब पिछले मैंने आपको एक बाइट दे दी, मुझे सबसे पहले कहा कि आप बैठ जाइए, आप यहाँ राजनीति करना है। मुझे उल्टा उन्होंने ये कह दिया। तो राजनेता से अभी क्या बीजेपी का एक एमपी क्या हमारी मांग को लेके वहाँ उठा देगा पॉइंट? कभी नहीं उठा सकता। तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप उसके पास जाओगे और वो आपको मतलब, बट मुझे भूख है राजनीति में आने के। अरे मेरे भूतपूर्व सैनिक सब 60 से ऊपर के 2-4 साल 5 साल में गुजर लेंगे। क्या राजनीति उनको कितने दिन करनी पड़ेगी? राजनीति में आदमी बचपन से सुनता है भाई। अब जनरल वीके सिंह तो कोई है नहीं, या सतपाल सिंह तो है नहीं कि लाए ऊपर से उठा के पैराडोप से आपको एमपी बना कर अब मंत्री बना दिया। सब तो हमारे, और यही एक डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिकों के लोअर रैंक को कभी भी ना सरकार मत कुछ मानती है ना अधिकारी कुछ मानते हैं, और ये अपनी मट्टी इसीलिए पलीत करवा रहे हैं मतलब आपस की लड़ाई में। हाँ, आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक तरीके से आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती? देखिए, कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, उनका यही है कि अगर हमें वहाँ से जल्दी मिल सकता है किसी भी पार्टी का सहायता लेके, तो वो हमारे लिए बेटर है। क्योंकि देखिए, फाइनली कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है आपकी जितनी भी अनोमलीज हैं उन्हें आप दूर कराना चाहते हैं। तो अगर उनसे हेल्प मिल सकती है तो उसमें बुराई क्या है? वो लोग भी तो कहीं ना कहीं गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, राजनीति हम लोगों ने शुरू में ही सारे जितने भूतपूर्व सैनिकों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे वो ये कह के ही बने थे कि हम अपॉलिटिक रहेंगे। हाँ, बट अब उनकी महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। आपका 1% मैं ये पॉइंट ज़रूर सही मानूंगा कि बिना राजनीति के भी आजकल कुछ होता नहीं है। बट ऐसा राजनेता हो तो सही जो आपकी बात को ठीक से रख सके और कह सके। जब आपको लग रहा है कि ये आपका और उल्टा कुछ बुरा ही करेगा तो उसका सहारा लेने को, अब आप ला के एक पार्षद को खड़ा कर दोगे
क्योंकि मुझे खुद पार्षद का टिकट चाहिए, पार्षद आपकी क्या मदद करेगा भाई? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि जिसमें बहुत सारे हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनकी आप बात कर रहे हो वो सभी रक्षा मंत्री जी से मिले थे। बिल्कुल आया था सबने, बड़ी अच्छी बात है रक्षा मंत्री, बट लेके क्या आए रक्षा मंत्री से? रक्षा मंत्री ने क्या एक ही पॉइंट मान लिया? क्या रक्षा मंत्री ने कह दिया कि मैं कर दूंगा इस काम को? ऐसे राजनेता के पीछे पूछ मिलाने से फायदा क्या? रक्षा मंत्री सामने सबने दिखाया, इस वीडियो खुआई है, 6-7 आदमी मिले हैं जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हो, बट क्या उन्होंने एक पॉइंट को भी आपके को निवारण किया जिसका आप सहारा ले रहे हो? भाई या तो आप लड़ के लो, अगर आप बहुत दिन हो गए आप लड़ो, या तो फिर, क्योंकि ये भी मैं भी इस बात को मानता हूँ कि 150 दिन होने जा रहे हैं, ऐसे बैठे रहने से होने वाला भी कुछ नहीं। अब तो आपको अपने हथियार जो ग्रीस लगे पड़े हैं वो निकालने पड़ेंगे। आप बैठे रहने की बात करें, वहाँ पर ये बात भी हुई कि वो जो वहाँ बैठे हैं हमें उन लोगों को रिप्लेस करना है, वो लोग आप लोगों को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठकर जो है अपना धरना है वो चलाना चाहते हैं। नहीं, वो चलाए धरना, उसमें दो चीज़ करें। हाँ। एक तो वो अफसरों को ना इन्वॉल्व करें, जबकि उनके हर ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष अफसर हैं, जो पुराने जितने भी वेटरन सेक्शन हैं उनके जो भी थे सब में अधिकारी हैं। जो हमारा खासकर जो मेरी क्या कहते हैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल है, हमने चलाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोर के नाम से थी, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। हम तो शुरू से अफसरों के अगेंस्ट, मतलब अफसरों के अगेंस्ट नहीं है, नीतियों के अगेंस्ट है, जो उनको पावर दी गई हैं उनका कैसे उनका अंत हो, हम तो उसके पीछे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आए, हाँ चलाएं वो, बट वो भी उसी चीज़ का ध्यान रहे कि जो हमारा अभी तक बना हुआ था मुद्दा वो उसी पे रहे, कि हम ना तो राजनेता को लाएंगे, पॉलिटिशियन को लाएंगे यहाँ पर, और ना किसी तरह का दूसरी चीज़ कि भाई एक भ्रष्टाचार को हम किसी तरह से बढ़ावा नहीं देंगे। वो लाएं, राजनेता को ना लाएं और अफसर को ना लाएं, तो अपना वो बैठे यहाँ पे आगे। क्योंकि जब तक भूतपूर्व सर्विसमैन PBOR का सेल्फ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपकी बात डायरेक्ट नहीं जाएगी, आप नेता के थ्रू पहुंचवाओ वो अपनी वाइवा करने के लिए आपके 4 पॉइंट दबा देगा कि मैं 2 पॉइंट सही करवा लाया, क्या फ़ायदा हुआ? राजनेता यही करेगा ना, जाएगा आगे तो आपकी बात कुछ दबाएगा कुछ करवाएगा, ऐसी चीज़ों का फिर फ़ायदा क्या हुआ? या अफसर है वो तो उन्होंने कहा, आपने देख ही लिया उनके पीछे लग के कि उन्होंने क्या किया, जिसकी आज तक जो लड़ाई हम असली लड़ी रहे वो तो लड़ी रहे, तो फिर से उनको करने का फ़ायदा क्या है? वो आए, 2 चीज़ों का ध्यान रखें बस, मैं तो ये कहता हूँ कि रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन इवन आफ्टर द सर्विस रिटायरमेंट एंड take your own presentation into the policy forming for the PBORs retired। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि जंतर मंतर से हम जो अभी जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं उन्हें उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग वहां जाकर बैठेंगे। वहीं पर देखिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो सही नहीं है इस तरीके से बोलना, तो इसका मतलब तो उनकी आपस में फूट है। हाँ। जो आपस में ही कह रहे हैं वो, हाँ। इसका मतलब तो आधे लोग तो उसी मत से तैयार नहीं है कि उखाड़ फेंकने से मतलब क्या है आपका, किसको उखाड़ रहे हो आप? हमेशा समाज में आपका भाई कितना भी बुरा हो सबसे पहले वही आपके काम आएगा। ये नहीं कि मैं अपने भाई को मार के उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर लूँ, वो तो नहीं, कभी असंभव है वो। हमेशा आपका कोई कितना भी आपका मित्र हो ले, कुछ भी हो लो, आपका भाई आपके काम आएगा सबसे पहली बात। ये तो आप अपने जीवन में भी ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, कितनी भी दुश्मनी हो, कहते हैं ना अपना मारता है छाया में अपना ही डालता है, मार के भी छाया में डालता है, तो आप काम अपना आएगा। उखाड़ फेंकने जैसे शब्द गरिमा के अगेंस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों की ये कोई उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ। कि वैसे शब्द बोले। अच्छा, जो है उखाड़ फेंकने की आप बात कर रहे हैं, खैर छोड़िए, लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उस मीटिंग में एकता की बात की गई कि सभी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें एकजुट आना चाहिए, जितनी भी तमाम जो फेडरेशन बन रही है सभी को एक हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ठीक भी है
कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को एक साथ आना चाहिए, ऐसा हम भी चाहते हैं कि जो आपकी जो भी एनिमलीज हैं वो दूर हों, ऐसा देखिए हर कोई चाहता है। लेकिन ये जो एकजुटता है वो भूतपूर्व सैनिकों में क्यों नहीं है? देखिए अब तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं लोग। जैसे वहाँ भी उन्होंने बताया कि हमारे पास 39 या 40 जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे वो सब एक हो गए हैं। ऐसे जैसा आपने वीर बहादुर सिंह जी भी थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने भी ये कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं जो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो फेडरेशन जो बना है इसमें भी अब ये तो क्लेम यही है कि 100 से ज़्यादा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि 2 के नाम पर गिनवा दो हमें। कुछ लोग मतलब अब आप गलतियां निकालने के चक्कर में रहते हैं ना हमेशा, तो आप कभी सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, ये कहते हैं 100 में हमारे पास है ना, 100 में 50 तो होंगे ना, तो वो एकजुटता तो आ रही है ना, आई ना। अगर सर पहले एकजुटता होती तो फिर अलग मीटिंग क्यों होती? अगर अलग मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में FBA क्यों नहीं है? ये भी तो सर बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो है नेशन वाइड एक फेडरेशन बनी है, उसमें तमाम संगठन है, तो फिर ऐसे कैसे होगा? वहीं पर दूसरी तरफ जो है नेशन वाइड संगठन है वो वहाँ पर गया नहीं मीटिंग में। भाई गेहूं में गुण तो हमेशा आता है, अनाज में गुण तो हमेशा पैदा होते हैं। तो कुछ लोग तो रहेंगे हमेशा, वो तो चाहे आप कोई भी समाज बना लीजिए। आप सोच रहे हो बीजेपी सरकार चला रही है, इतनी बड़ी संस्था है, उसमें अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हर एक के मतलब हर एक के महत्वाकांक्षा है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, नितिन गडकरी ने कहा था कि जिनको टिकट नहीं मिला वो कहते हैं कि मेरे को MLA का टिकट नहीं मिला, जिनको MLA का टिकट मिल गया, MLA बन गया, वो कहते हैं मंत्री नहीं बना। मंत्री कहता है कि यार मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता। ये तो हमेशा जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ ये है कि फेडरेशन बने, सब एक साथ हो, 28 लाख भूतपूर्व सैनिक और मैं कमांड दूं और मेरे इशारे पर वो काम चले। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि 4 बर्तन होते हैं, वो थोड़ी बहुत कड़वाहट तो आनी स्वाभाविक है, आएंगी, और उसका निवारण भी इन्हीं लोगों के पास आएगा। थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। ये आपको लगता है, ये तो आज मैं पहलवान जी हैं या जो भी हैं वहाँ, अगर मैं उनके पास जाऊँ क्या मुझे धक्का मार के निकाल देंगे वहाँ से? नहीं निकालेंगे ना। ये तो चलता है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं आज ही जाऊँ, मैं कहता हूँ पहलवान जी के पास या वीर बहादुर के पास, मैं वीर बहादुर के पर्सनली घर जाके आ चुका हूँ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट चलाते हुए, बट क्या उसने मुझे घर से निकाला? मेरा आदर सत्कार किया। एज ए भूतपूर्व सैनिक हम एक ही है भाई, ये तो आप भूल जाओ। नहीं देखिए ना सर, देखिए मैं एक यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन है वीर बहादुर सिंह, एक और जो है जो थोड़े बहुत इधर उधर संगठन थे वो सभी लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पर FBA क्यों नहीं गया? देखिए एक तो ऐसा था कि उन दिनों शायद मिसकम्युनिकेशन तो रहा है, क्योंकि शायद मेरे को नहीं पता सर, कुछ दिनों पहले पता है, उन दिनों शायद मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने निमंत्रण दिया भी कि नहीं दिया, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ बैठ के अगर वो राठौर साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि हमने ये फैसला लिया है, तो राठौर साहब को उस टाइम उन्होंने ये बात तो नहीं दर्शाई कि सर हमने आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? ऐसा तो कोई नहीं था। तो अगर कोई आदमी, देखिए वो कहते हैं ना कि इज्जत के साथ कोई बुलाएगा तो जाएगा, वो बुलाएगा ही नहीं तो कैसे जाएगा? कोई भी है, चाहे आप भी इंडिविजुअल भी हैं, तो वह अगर शायद हो सकता है उन्होंने नहीं बुलाया हो, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने राठौर साहब से मेरी बात हुई है, ना पहलवान साहब से बात हुई है जिन्होंने उसको मुहिम को चलाया। राठौर साहब से एक और चीज़ याद आ गई कि आप लोगों ने जो FBA के अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो रबर स्टाम्प है। कुछ लोग जो कह देते हैं वो ये लोग वही बात मानते हैं। राठौर साहब इस तरीके के जो आरोप हैं वो, ये देखिए आरोप लगाने का तो कोई अंत नहीं है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो तो 2-4 एयरफोर्स के हैं, वो ही अपनी मनमानी चलाते हैं, ये शब्द भी आए निकल कर, सुने हैं मैंने, है ना, एयरफोर्स के वो चलाते हैं, उनकी चलती है। राठौर साहब रबर स्टाम्प है। रबर स्टाम्प तो प्रेसिडेंट भी है भाई देश का। कौंसल मिनिस्टर जो पास करता है तो रबर स्टाम्प तो देश के प्रेसिडेंट भी है। तो ये तो हमेशा ही होता है कि जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसको नीचे वालों की बातें सुननी पड़ती है, और जो उसमें मैक्सिमम होते हैं उनके हिसाब से काम करना होता है। तो अगर वो रबर स्टाम्प है तो प्रेसिडेंट तो रबर स्टाम्प ही होता है, उसमें क्या, वो तो उनको उस बुरा क्यों मानना चाहिए उस चीज़ का? भाई ही इज़ नॉट ए डिक्टेटर भाई। अब वो क्राउन प्रिंस तो है नहीं कि पीढ़ीधर चले आ रहे हैं और भाई वो अपना डिसीजन दे देंगे। वो भी तो किसी संस्था ने चुने हैं ना कुछ लोगों के बीच में। तो अगर रबर स्टाम्प है तो उनको बुरा क्यों लगता है? रबर स्टाम्प होना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो अपनी मनमानी कैसे ला सकते हैं?
जब फेडरेशन बना, उसमें मेंबर बने, उसमें कुछ हैं कि जितने भी हैं 100 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 50 हैं, तो सबकी सुन के तो बनेंगे। जिसमें मत ज़्यादा होगा वो कर लेंगे। तो उसमें क्या, मैं बता रहा हूँ, देश का राष्ट्रपति क्या रबड़ स्टैम्प नहीं है, आप नहीं जानते, सब जानते हैं। हमारा तो प्रजातंत्र का मूलधारी वो है, तो उसमें क्या बुराई है। अच्छा, आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई, आपने जो है काफ़ी अच्छे से मुझे जो चीज़ें हैं कि आर्मी है वो यहाँ से पैसा बचा सकती है, वहाँ से पैसा बचा सकती है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है, शायद लोग ज़्यादा लंबे सुने भी नहीं, तो दो भागों में करके बांटना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको गिनवा देता हूँ कि मैंने कहा था कि डिफेंस में नफरी 14,000 के आसपास होती है, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन डिफेंस में। तो उसमें से 12 से 14, मैं मिनिमम 14 लाख मान लेता हूँ। 14 लाख में से ये होता है कि 2 लाख एयरफोर्स एंड नेवी है, बाकी 10 लाख आर्मी है। आर्मी में फिर आगे एस्टेब्लिशमेंट होता है कि 13 से 15% ऑफिसर होने चाहिए और 85 से 87% तक जवान JCOs वगैरह ये होने चाहिए। तो मेरा केवल उसमें कहना ये था, खासकर जो अगर सहायक पर था भी सरकार कम करती थी, 23,000 करोड़ जो हमको उन्होंने पूरे एरियर दिए ना, उतना 1 साल में निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि वही जो हैं उसमें मैंने कहा कि अच्छा, उसमें भी 13% अफसर्स में अगर मान लिया मैं 10 लाख आर्मी की नफरी लगा लूँ, तो उसमें से 1.3 लाख वो हो गए अफसर्स। मैं कहता हूं कि हर अफसर के पीछे ऑलमोस्ट लेके कर्नल से, जनरल से, ब्रिगेडियर से और कैप्टन तक 3 आदमी, 3 जवान उनकी सहायक मदद में लगे रहते हैं। ऑलमोस्ट वेस्टेज है जो, और एक जवान कम से कम 50,000 रुपये लेता है। 1.3 मल्टीप्लाइड इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 50,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12, कैलकुलेट कर लो कितने लाख करोड़ का, 1,000 करोड़ का वो आ रहा है। ऐसे ही जो राशन है, मैंने कहा कि 12 लाख में से हमारे यहाँ 2 लाख अफसर्स हैं, उनको कम से कम 500 रुपये रोज़ का राशन मिलता है। जवान को केवल वो 4,000 या 5,000 रुपये दे देते हैं, तो उनको भी वो पैसे दे दें तो वो वहाँ से राशन बच सकता है। उनको फ्रेश राशन लाने के लिए पर डे 500 रुपये का करीब खर्चा आता है सरकार का। वो कैसे कैसे आता है? उनको ब्रेड रोज चाहिए, उनको 6 अंडे चाहिए, उनको 1 किलो दूध चाहिए, उनको हरी सब्जी चाहिए, उनको सूखी सब्जी चाहिए, उनको चाय, कॉफ़ी, मसाले, सब चीज़ चाहिए। करीब 500 रुपये में एक अफसर का पर डे का राशन पड़ता है, जो कि जवान को वो 150 रुपये रोज़ का देकर 4,500 में, तो 15,000 मान लेता हूँ, 5 उनको मिलनी चाहिए, तो 10,000 रुपये पर अफसर पर मंथ सरकार को घाटा आ रहा है। तो अब अगर मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं उसको, 1,000 को, 10,000 को, फिर उसको मैं उसके क्या कहते हैं 360 डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखिए कितना पैसा बैठता है वो। उन दोनों को जोड़िए, जो हमारे अभी राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं टूर पे, वो कह रहे हैं 36 राफेल और 3 शिप खरीद रहे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करके कहता हूँ, एक बजट में इतना पैसा बचा दें तो इसमें ये इतना सामान खरीदा जा सकता है डिफेंस के लिए, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपके पास ये कहते हैं कि आप ठीक है कि डिफेंस कम है, तो आप कम रिक्रूट करो ना। आप टेक्नोलॉजी का ज़माना, कम आदमी रिक्रूट करो ना, उस पैसे को बचाओ ना, उसको उससे इक्विपमेंट खरीदो ना, उससे टेक्नोलॉजी खरीदो ना। सर आप जो बोल रहे हैं कहीं ना अच्छा, कहीं भरोसा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ उसमें बताते हैं राशन, तीसरी बताते हैं दुरुपयोग गाड़ियों का। बहुत गाड़ियों का दुरुपयोग होता है डिफेंस में। किस तरीके से? अगर ये पेशाब करने भी कोई जाएगा अफसर और उसका फैमिली, तो वो गाड़ी इस्तेमाल करेगा, किसी भी नाम पर दिखा दो। विद इन कैंपस क्या जरूरत है भाई? मेरे अफसर को आज की तारीख में लाख से नीचे की सैलरी नहीं शुरू होती, वो अपना मेंटेन नहीं कर सकता। भाई जवान भी तो जाता है अपनी गाड़ी से, वो भी तो करता है, या अपनी साइकिल से जाता है, स्कूटर से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है। आप उनके लिए हर चीज़ के लिए गाड़ी दे रहे हो, हर चीज़ में कर रहे हो। उसका पेट्रोल एक कमांडिंग अफसर के पास 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 3 जवान खड़े हुए हैं, ड्राइवर। वो दुरुपयोग है, मेरे हिसाब से दुरुपयोग है, उसको वो किया जा सकता है। एक क्या करते हैं कि आप रोज़ लेंगे और उसको ये ईंटों को पेंट कर दो। अरे वो मेन पावर है, उसको आप ट्रेन करो ना, और आगे टेक्निकली इम्प्रूव करने के लिए कैसे वो लड़ाई के मैदान में करे। आप सफ़ेद आपको मिलवा रहे हो, आपसे मतलब उसको गेरू पुतवा रहे हो, रोज़ वे करवा रहे हो। अरे देख, और जबकि दिखाया जाता है कि बाहर से लेबर लेके हमने काम कराया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसका बजट बन जाता है। तो ये सब चीज़ अगर 4 भी आप कर दो ना, तो साल में ही आप एक एयरफोर्स यूनिट तैयार कर सकते हो 20 जहाज़ों की, जो मेरा मानना है। आप जो बोल रहे हैं सब भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके से हमारी आर्मी में होता है। भरोसा तो ये है कि जितने जवान ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब एक से पूछ लीजिए जो आर्मी से आए हैं, उससे आए हैं, वो बता देंगे आपको
कि सहायक प्रथा में क्या नहीं, कि मतलब कि एक के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं भाई। इतना तो मान लो कि एक जवान 50,000 में पड़ रहा है, कम से कम उसकी 28-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, सिपाही की भी 5,000 उसका खाने का है, उसका रहने का है, उसका मेडिकल है, उसकी छुट्टियां हैं, ये सब करते करते 50,000 से कम एक जवान नहीं पड़ता सरकार को पर मंथ। उसमें हवलदार भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, एवरेज। तो ये वेस्टेज है। इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? सरकार तो ऐसा ना, वो अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून है उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाए थे, अपनी रॉयल्टी के लिए बनाए थे भाई। उस टाइम चलो ठीक है, आपने उस टाइम बनाए, आप बड़ी सिस्टम बनाए, आप उसके जवान एक अफसर को दिया जाता था उसके अम्निशंस के रख रखाव के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके इसके लिए, ना कि उसके कुत्ते घुमाने के लिए, उसकी गाड़ी साफ करने के लिए, उसकी सब्जी लाने के लिए नहीं दिया जाता जवान। आप उसका यूज़ दुरुपयोग कर रहे हो, ना करेगा तो डिसिप्लिन में डाल दोगे, आप उसको डरा दोगे, उसको 4 बार बाहर भेज दोगे भाई। आप कभी किसी रेलवे स्टेशन पर जाना, एक अफसर के पीछे 3 जवान आते हैं सूटकेस रखने के लिए, और घर तक जाते हैं कई बार तो छोड़ने। वो दुरुपयोग है ना। क्यों? क्या मेरे अफसर के पास ये नहीं है कि 100 रुपये देकर अपने ट्रंक उठवा सके, अपने सूटकेस उठवा सके? मेरे अफसर को लाखों रुपए मिलते हैं, उठवाए। वो कंपेयर करते हैं कि आईपीएस को मिलता है एक बॉडीगार्ड, आईपीएस को एक ड्राइवर मिलता है। अरे वो पब्लिक में जाता है भाई, उसकी ज़रूरत है वहाँ पर। आपको डिफेंस कैंटोनमेंट में क्या ज़रूरत है गार्ड की और उसकी? पर्सनल काम के लिए आपको ज़रूरत क्यों है सर्विस गाड़ी की? क्योंकि बाहर आकर रॉयल्टी दिखानी है कि हम तो डिफेंस वाली गाड़ी में आए, डिफेंस वाले हैं, करते हैं, होता है इस्तेमाल। बाउचर किसी और चीज़ के भरे जाते हैं। मैं ये कहता हूँ सरकार इन पर संज्ञान ले, इनको ध्यान में दे, अपनी उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उससे उसका दुरुपयोग को कम करे। मैं ये नहीं कहता ख़त्म कर दो, दुरुपयोग जो हो रहा है उसको कम करें, जहाँ ज़रूरत है उसको यूज़ करो ना। दुरुपयोग कम करने की बात कर रहा हूँ मैं। और दुरुपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि हर साल एक चिप्स खरीदे जा सकते हैं अगर ये पैसा बच जाए तो। क्या लग रहा है आपको कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर आएगा। देखिए कभी ना कभी बेल द कैट, समबडी हैज टू बेल द कैट। अग्नि में क्या कहते हैं, ज्वाला प्रज्वलित की है, किसी दिन ये सरकार के कानों तक भी जाएगी, सरकार भी जागेगी। बट सरकार क्या कहती है ना कि उन्होंने ऐसा वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो भी डिफेंस में लड़ाई लड़ता है अफसर लड़ता है, जवान तो कुछ करता ही नहीं है। वो तो केवल सरकार में बोझ है, उल्टा हो रहा है। जबकि लड़ाई जवान लड़ता है वो बोझ है मेरे हिसाब से। नीतिकारी तो है, कोई कंधे बंदूक लेके तो नहीं कभी देखा होगा, सुना होगा। जितनी भी कैजुअलिटी हुई हैं वो यंग अफसर्स की हुई हैं, जो जस्ट आए 6 महीने पहले उनको आगे भेज दिया गया। देखिए मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक बड़ी सिस्टम भी आपकी मांग है ना, तमाम और मांग है, खत्म करने की बात है। क्या उम्मीद है कि सरकार कब तक आप लोगों की बातें सुन लेगी? देखिए जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे वो भी उसमें शामिल है। सरकार देखिए सुनेगी सरकार, सुनेगी सरकार। देखिए ये तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ी गंदगी का ढेर इकट्ठा हो चुका है गाजीपुर पे, वो एक दिन में साफ नहीं होगा। गाजीपुर जो लैंड फेल है उस पर बहुत दिन का हो चुका है, उसको केजरीवाल ने भी कहा कि 14 महीने का समय चाहिए इसको साफ करने के लिए, तो समय तो लगेगा, समय लगेगा। हाँ जाएगी बातें भाई, आज बात उठी है तो जाएगी भी ना। हाँ। मैं उठा रहा हूँ ना, अगर उनको लगता है कि मैं देश के विरोध काम कर रहा हूँ तो मेरे को उठा के जेल में डाल दो ना। मैं कह रहा हूँ ये होता है, आप इसको संज्ञान लो, सरकार ले। अच्छा, देश के विरोध से एक और चीज़ याद आ गई, हालांकि वो मेरा आखिरी सवाल था, बट फिर भी जो है एक पत्र है वो जारी किया गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक की जो सेना की छवि खराब कर रहे हैं, आपको जानकारी है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल है, लेटर आया है और उसमें आपने एक सुना होगा, आप लोगों की पेंशन भी बंद हो सकती है। पेंशन बंद हो सकती है। देखो ऐसा ना, भगवान ने पेट दिया है, कहीं ना कहीं से तो भरेगा। हाँ। पेंशन के भरोसे ही सहारा आदमी तो नहीं है ना। ये जरूर है कि अब जो है ये पेंशन भी नहीं, केवल मान सम्मान की लड़ाई ज़्यादा रहेगी, पेंशन से ज़्यादा मान सम्मान की। अभी वो लेटर आया है, ये अपनी एनोमलीज को ख़त्म करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें देशद्रोही कहाँ से आ गया? मैं अपने अधिकार मांग रहा हूँ। हाँ। मैं कैंटीन में जाना चाहता हूँ अपनी इच्छा के अनुसार, मैं अपने हिसाब से सामान खरीदना चाहता हूँ। जब मैंने देश को सेवा दी है, भारत सरकार ने मुझे ये प्रिविलेज दी है, तो बीच वाला कौन होता है कि मैं उसमें रिफंड बट करने वाला? वो मुझे कैसे घोषित कर देगा मैं ट्रेटर हूँ?
या मैं देशद्रोही हूँ? भाई मैं अब आजकल भारत का संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, सबके हिसाब है, मतलब बहुत सारे कानून हैं, तो ऐसे कोई अपनी मर्जी से कैसे कहते हैं कि भाई तुमने ये गलत कर दिया? हाँ, क्या मैंने क्या कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन लीक की पाकिस्तान को? क्या मैंने कोई सपोर्टाइज किया है जो मुझे देशद्रोही का वो चलेगा? अपनी मांगों को लोकतंत्र देश में संवैधानिक के दायरे में मांग करना, अगर गांधी जी सत्याग्रह नहीं करते और मांग नहीं करते तो क्या हम आज़ाद होते? तो सत्याग्रह तो करना ही पड़ेगा, मतलब अपनी मांग तो मांगनी ही पड़ेगी, तो तभी तो मिलेगी।